आपकी मेरे लिए प्रासंगिकता क्या है कि आप पढ़ने वाले नहीं होते तो हम पढ़ाने क्यों आते? तो आप मेरे लिए प्रासंगिक हैं। आपके लिए मैं प्रासंगिक हूं कि अगर मैं पढ़ाने नहीं आता तो आप क्या पढ़ते? तो एक दूसरे के लिए जो आवश्यकता है वो एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता कहलाती है। ठीक है? अब मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? तो मुख्य भाग को पैराग्राफ में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ को थीसिस से संबंधित उप विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लिखना चाहिए। प्रत्येक पैराग्राफ में एक स्पष्ट विषय वाक्य के साथ शुरू करना चाहिए। अब विषय वाक्य क्या कि जिस संदर्भ में आप बात करने जा रहे हैं, संदर्भ, क्योंकि उदाहरण जो आप लेंगे आप अलग अलग संदर्भ में लेंगे। राजनीति के संदर्भ में ले सकते हैं, समाज के संदर्भ में ले सकते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में ले सकते हैं, है कि नहीं? अपनी बातों का समर्थन करने के लिए तर्क, सबूत और उदाहरण प्रदान करें। विषय से संबंधित विषय, दृष्टिकोण, सिद्धांत या दार्शनिक अवधारणाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन कीजिए। सभी बात को स्पष्ट करते समय दो बातों का ध्यान रखें। पहला कि जो तर्क दें वो तर्क आपके टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए और उस तर्क के समर्थन में या विरोध में जो उदाहरण दें वो स्पष्ट हो, ताकि उस तर्क की सही और गलत होने दोनों की बात को क्या करे, स्पष्ट रूप से सत्यापित कर सके, सामने वाले को समझा सके। ये दोनों का होना अति आवश्यक है। अब क्या है, प्रतिवाद प्रस्तुत करें, अर्थात कोई भी चीज किसी भी सिक्के के सिर्फ एक पहलू नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ जो अपोजिट है उस प्रतिवाद को भी आपको लिखना है। संभावित आपत्तियों को, अर्थात क्या क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, उनको भी लिखा जाना चाहिए। और सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक पैराग्राफ पिछले एक पैराग्राफ से तार्किक रूप से जुड़ा हो। ये सब में करते हैं हम लोग। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में की थी, क्योंकि ऐसा करने से हमारा क्या होता है, एक सुसंगत प्रवाह बना रहता है, एक के बाद दूसरा, तो पढ़ने वाले को कहीं रुकना नहीं पड़ता है। जैसे कितने लोगों ने एक्सप्रेस वे पे ट्रेवल किया है अभी तक? एक्सप्रेस वे बने हैं ना, नई नई सड़कें बनी है एक्सप्रेस वे के रूप में। यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। तो एक्सप्रेस वे पे क्या होता है कि आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। एकदम नई नई सड़कें बनी हुई है, स्पीड आपको 100 की लिमिट है, आप 100, 120, 125 के स्पीड में आराम से चले जा रहे होते हैं, क्योंकि सभी एक दिशा में जा रहे हैं, सबको अपनी अपनी लेन में जाना है, सड़क पूरा बढ़िया से बनाया हुआ है। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वहां पे क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है, सड़कों की चौड़ाई कम है, ठीक है, किसी के भी बीच में घुस जाने की संभावना अधिक है, तो वहां पे आपको धीरे धीरे बाधा होती है। तो इसीलिए क्या किया जाना चाहिए कि बाधा रहित लिखना चाहिए। एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तो आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। प्रतिवाद और प्रतिक्रिया, तर्क संगत स्पष्टीकरण, सबूत या वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने, प्रतिवादों का जवाब दें, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो उल्टे बात है। जैसे सत्य, मतलब अनैतिक व्यक्ति अज्ञानी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट कि अज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनैतिक कार्य कर सकता है। कब? जब वह लाभ, लालच, मोह से ग्रसित हो, भाव से ग्रसित हो। ठीक है। काम, क्रोध, मोह और काम क्रोध, काम, क्रोध, मोह और लोभ, ये चारों जो हैं, इनसे ग्रसित कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, गलत कर सकता है। वासना के आवेश में आकर के लोग गलत कर लेते हैं, लालच में लोग गलत कर लेते हैं।
ठीक है। और प्रतिवादों के आलोक में अपने मूल थेसिस को सुदृढ़ करें और उस मूल थेसिस का समर्थन करें। तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष हमेशा इस रूप में लिखा जाना चाहिए दार्शनिक निबंधों का कि आपका जो मूल स्टेटमेंट है उसके तरफ पलड़ा भारी लगे। ठीक है, पलड़ा भारी लगे। तो पलड़ा भारी कैसे लगेगा? कि वो बात ज्यादा सही है, इस बात की आप क्या करेंगे? पुष्टि करेंगे और प्रतिवाद को कम कर देंगे कि उसका कोई रीजन दे देंगे। जैसे कि कानूनी मतलब नैतिक तौर पे सुकरात की बात वर्तमान समाज के लिए भी क्या है? प्रासंगिक है। परंतु कुछ मानवीय अवगुण जैसे काम, क्रोध, लोभ और मोह में ग्रसित होकर के ज्ञानी व्यक्ति भी अनैतिक कार्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। ठीक है, इस है व्यक्ति के लिए। हाँ, तो डिफिकल्ट है तभी तो गलती कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा मैं सुन रहा था तो उसमें कि जो बात की गई है त्रेता, 4 युग है ना, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इन चारों के अंतर को बताया गया कि सतयुग में क्या था कि देवता आसमान में रहते थे अर्थात स्वर्ग में रहते थे और जो असुर थे वो कहाँ रहते थे? पाताल लोक में रहते थे। अर्थात दोनों के लिए अलग अलग लोक बना हुआ था। उनके रहने का जो स्थान था वो दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। त्रेता युग में क्या हुआ कि दोनों ही पृथ्वी पर आने लगे। तो राम और रावण दोनों पृथ्वी पर मिलते हैं। ठीक है। द्वापर युग में क्या हुआ कि एक ही परिवार में देवता भी हो गए और असुर भी हो गए। कैसे? तो पांडव और कौरव। और कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति में असुर भी है और देवता भी है। जब आपका कृत्य अच्छा है तो आप क्या हैं? देवतुल्य हैं। जब आप नैतिक कृत्य करते हैं और जब अनैतिक कृत्य करते हैं तो वही व्यक्ति क्या हो जाता है? असुर हो जाता है। अब जिसके मानसिक स्थिति में जो भावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, जिसकी भावना बढ़ जाएगी वह व्यक्ति उसके अनुरूप व्यवहार करने लगता है कि नहीं? तो निष्कर्ष में क्या करना है? जो भी चर्चा मुख्य भाग में की है उसको सारांशित करना है। थीसिस कथन को दोहराएं, मुख्य तर्क को मजबूत करें, उसके सभी प्रभाव को लिखें और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। यहाँ पे अपने विचार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अपने विचार प्रस्तुत करें और कुछ सुझाव अगर दे सकते हैं निष्कर्ष में तो दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें लिखते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकता है? शांति की स्थापना के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। ये बात किसने कही थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जब उन्होंने मिसाइल बनाए सारे, ठीक है, मिसाइल, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है ना, तो उन्होंने जब मिसाइल बनाया तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, आप अहिंसा को के प्रति लगाव रखते हैं, आपकी का व्यवहार और आपका व्यक्तित्व क्या है? अहिंसात्मक है। तो फिर आपने ये विध्वंसक हथियार बनाने के लिए आगे बढ़ के कार्य क्यों किया? एक सामान्य सा प्रश्न है। तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। वही वाली बात कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, वो इस बात का दंभ नहीं भर सकता कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सिंघम मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें एक छोटा सा क्लिप है कि एक लड़का रहता है बड़े बड़े बाल वाला छोटा सा, और वो एकदम लंबे तगड़े आदमी से झगड़ा कर रहा होता है।
तो सिंघम भैया कहते हैं कि अरे छोड़ छोड़, क्या लड़ाई कर रहा है, माफ कर दे। तो वो कहता है कि सिंघम भैया बोल रहे हैं इसलिए जो है ना मैं गुस्सा थूक रहा हूं, नहीं तो आज तो तुमको निपटा देता। अब 5 फीट का व्यक्ति अगर 7.5 फीट वाले को कहे कि मैं तुमको निपटा देता, तो ये क्या अतिशयोक्ति ही लगती है। तो ये एक व्यंग है कि जिस व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है वो कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कि सामर्थ्यवान व्यक्ति से कोई जल्दी भिड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप यदि मुझे परेशान करने का की कोशिश करेंगे और मैं यदि सामर्थ्यवान हूं तो मैं तुरंत आपको ठंडा कर दूंगा। तो आपके अंदर क्या है, एक भय का वातावरण रहेगा। तो भय का वातावरण होना भी शांति के लिए आवश्यक हो जाता है। कई बार समाज में अशांति कौन फैलाते हैं? वैसे व्यक्ति अशांति फैलाने का कार्य करते हैं जिन लोगों में कानून का भय नहीं होता। तो यदि कानून का भय व्याप्त कर दिया जाए, सजा तुरंत दे दी जाए, तो क्या होगा? अगला व्यक्ति अपराध करने से पहले सोचेगा या नहीं सोचेगा? ठीक है। तो इसकी जब इस टॉपिक पर आप निबंध लिखना शुरू करेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे? इसके परिचय में क्या लिखेंगे? तो क्या आप लिख सकते हैं कि शांति एक समृद्धि और समरसता का प्रतीक है। शांति में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। शांति में क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे की समृद्धि की बात करते हैं, सबके विकास की बात की जाती है बिना किसी का अहित किए हुए। क्योंकि जैसे ही किसी का अहित होगा तो वहां पे अशांति अन्याय की भावना का जन्म हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? अर्थात शांति एक समरसता का प्रतीक है और मानव जीवन के उत्थान का एक कारक है या माध्यम है। लिखने की कोशिश करेंगे तो जरूर लिख लेंगे, बिल्कुल यही तो चाहिए। कोशिश ही तो करनी है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने शुरुआत कर दी तो शून्य से तो ऊपर निकल गए। एक बुक है टाइनी हैबिट्स। ठीक है। इस किताब का जो पूरा क्रक्स है वो ये बात करता है कि यदि आप अपने जीवन में 0.001% भी परिवर्तन लाते हैं प्रतिदिन, तो साल में आप क्या करते हैं, लगभग 365 दिन में 3.5% बदलाव जरूर देखते हैं। ठीक है। या फिर 0.1% कर दीजिए तो 36.5% का बदलाव आपके जीवन में आ जाता है। तो अर्थात कि छोटे छोटे बदलाव यदि आप अपने जीवन में करते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी अगर प्रतिदिन लेकर के जाते हैं, तो अंत में क्या होगा, साल के अंत में कि एक व्यापक अंतर दिखेगा। ठीक है। तो ये किताब है। तो यही चीज क्या कहती है कि कोशिश जब आप पहली बार लिखेंगे तो हो सकता है आप विचार ना कर पाए, दूसरी बार लिखेंगे तो कुछ विचार होगा लेकिन शब्द नहीं होंगे, तीसरी बार लिखेंगे तो विचार भी होगा शब्द भी होगा लेकिन वाक्य रचना बनाने में दिक्कत आ सकती है, चौथी बार लिखेंगे तो पैराग्राफिंग में दिक्कत हो सकता है, पांचवी बार लिखेंगे तो प्रवाह में दिक्कत हो सकता है, छठी बार लिखेंगे तो हो सकता है कि उदाहरण उपयुक्त ना मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अभ्यास करेंगे एक के बाद दूसरा, चुनौतियां भी आएंगी। ठीक है। तो चुनौतियों से टकराएंगे तभी तो पत्थर पानी की तरह क्या हो जाएगा, क्षणभंगुर होकर के टूट जाएगा। और फिर आपको क्या होगा कि एक ऐसा निबंध लिखने में सक्षम हो जाएंगे आप कि किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपकी तरफ फेंका जाए और आप तुरंत लिख करके भेज देंगे। है कि नहीं? तो कोशिश बहुत आवश्यक है। तो शांति की स्थापना के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यदि कोई व्यक्ति शांति की स्थापना करना चाहता है तो सबसे पहला काम है कि सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास का होना आवश्यक है। सर बुक का नाम पता नहीं चल रहा है। बुक का नाम है टाइनी हैबिट्स।
ठीक है? तो कहा था तो सबसे पहले एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बाद क्या होगा? आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भावना को समझ करके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के दुःख में दुखी होना और एक दूसरे के सुख में सुखी होना, यही तो एक परिवार का या फिर एक सगे-संबंधी की क्या आवश्यकता है? कोई मेरा अपना कब कहा जाएगा? जो मेरे खुश सुखी जीवन में सहयोग हो, खुश हो, मेरे दुखी होने पर उसको भी दुःख हो, तभी तो वह व्यक्ति क्या होगा? मेरा अपना होगा। यदि इसकी विपरीत परिस्थिति होगी, तो वह व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, मेरा अपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या करेगा? मेरे मेरे बुरे में उसको खुशी मिलेगी, तो वो कैसा अपना जो हमारे मेरे बुरे समय में उसको खुशी मिले, ठीक है? तो हमें इसके लिए समाज में क्या करना चाहिए? विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए। हमें एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सभी के हित को देखते हुए कि बिना किसी का नुकसान किए हुए क्या करना चाहिए? अपना विकास करना चाहिए। तो इस प्रकार आप निबंध की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। क्योंकि सुरक्षित शांति कब आती है? जब प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। आप अपने समाज को देख लीजिएगा, अपने समाज में जो मिलता है उन सभी बात को क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन हाथ पक ठीक है? चलिए। तो अर्थात कि शांति का अभाव समुद्र तट से लेकर के पर्वतीय क्षेत्र तक हर जगह क्या कर सकता है? विध्वंस ला सकता है। शांत समुद्र कितना प्यारा लगता है, आकर्षक लगता है। ये तो प्रकृति का है ना। लेकिन जब उसमें टाइड्स उठते हैं, ठीक है? तो पानी का वेग आता है, आगे तक आकर के फिर पीछे लौट जाता है। ठीक है? आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी समुद्र में जब सुनामी आ जाती है, तो किसको पसंद है सुनामी ये बताइए? कौन चाहेगा कि सुनामी का मैं आनंद लूं? कोई नहीं, क्योंकि वो विध्वंसक है। तो विध्वंसता क्या करती है? हमेशा कौन है जो सुनामी का आनंद लेना चाहते हैं? भाई ऐसे भी लोग हैं। नहीं नहीं है। एक तरफी बात मत कीजिए कि आप नहीं चाहेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब दुनिया को त्रासदी में देख करके यदि खुश हो सकते हैं, तो वो वही सुनामी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है? तो असंतुलन के कारण क्या हो सकता है? समाज में अशांति हो सकती है। तो हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अब शक्ति का होना क्यों आवश्यक है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पे उदाहरण लीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। मैंने आपसे अग्निपथ मूवी की एक कहानी का जिक्र किया था कि एक बच्चा है, वो सबसे क्या करता है कि अपने एक दोस्त से किसी बात पर झगड़ा कर लेता है, कुछ मार भी खा जाता है। पिताजी जब देखते हैं तो उसको पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम झगड़ा क्यों कर रहे थे? तो कहता है कि ऐसे-ऐसे उसने मेरे हक का पैसा ले लिया मैच में, तो मैं लड़ रहा था। तो बोले कि बेटा, किसी भी शांति के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। कैसे? तो जब तुम शक्तिवान हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, तो व्यक्ति जब शक्तिशाली हो जाएगा तो उसके पास दो विकल्प हैं। क्या? कि वो दंड दे दे या माफ कर दे। अपने शत्रु को आप दंड दे सकते हैं या माफ कर सकते हैं। दो ही स्थिति है ना। ठीक है? यदि आप दंड दे दिए तो वह न्याय कहलाएगा, और यदि आपने क्षमा कर दिया तो आप महान कहलाएंगे। राम महान है क्यों? क्योंकि उनमें शक्ति थी, फिर भी उन्होंने 3 दिन तक क्या किया? समुद्र से प्रार्थना की
कि भैया हमको उस पार जाना है, रास्ता दे दो। गांधी जी अगर पहली बार में ही कहते अंग्रेजों को कि भाई हम तुमको जो है सो भगा देंगे, कोई मानता इस बात को? नहीं मानता। क्यों? कि एक पतला दुबला आदमी, उसकी क्या सामर्थ्य कि वो ब्रिटिश साम्राज्य जैसे सत्ता को हिलाने का प्रयास कर सके? कोई नहीं मानता। लेकिन वही गांधी जी जब भारत आते हैं और छोटे छोटे आंदोलनों की इस कामयाबी से क्या करते हैं, अपनी एक सत्ता, अपनी एक पहचान स्थापित करते हैं। जब लोगों का उनको क्या होता है, समर्थन प्राप्त होता है, तो अब क्या हो गया कि अब उसी गांधी के साथ ट्रीटी करने के लिए विवश हो जाते हैं ना। ललिता जी, आप जो पूछ रहे हैं, आप एक काम कीजिए कि जो पुरानी रामानंद सागर की रामायण है, उसी रामायण को आप एक बार देखिए, और ये एपिसोड जब आप देखिएगा तो उसमें इसका कारण भी बताया है कि छुप करके क्यों मारा है। ठीक है? सामर्थ्यवान होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह सीना चौड़ा करके खड़े हो जाना। शक्ति के होने का और शक्ति के प्रयोग करने के तरीके का, दोनों में अंतर होता है। ठीक है? तो कहाँ चर्चा कर रहे थे? हाँ, गांधी जी की। तो वही व्यक्ति, वही गांधी है। गांधी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब उनको मास मोबिलाइजेशन मिला, भारत के मासेस का समर्थन मिलना शुरू हो गया, तो आप देखते हैं कि वायसराय ने किसके साथ संधि साइन की? गांधी जी के साथ। कौन सी संधि साइन की थी? कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। आपने पढ़ा है इतिहास में? तो अर्थात व्यक्तिगत सामर्थ्य के बढ़ने से, व्यक्तिगत सामर्थ्य के बढ़ने से शांति बहाल करने की क्षमता बढ़ जाती है। वही गांधी जिसको हाफ नेकेड फकीर कहा, और उसी गांधी को इंग्लैंड में किंग ने जो है सो मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक उदाहरण व्यक्तिगत स्तर पर हमने लिया। अब दूसरा स्तर लेते हैं, सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर पे यदि सभी लोग समान रूप से शक्तिशाली हों, तो कोई किसी पर हमला करने का प्रयास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो समाज में शांति की स्थापना होगी। अर्थात सभी का समान रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। भारत को शक्तिशाली क्यों होना है? भारत को शक्तिशाली होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इसको लालच है किसी की टेरिटरी पर जाकर के हम कब्जा कर लें। भारत को शक्तिशाली इसलिए होना है कि दूसरे इस पर हमला करने से पहले अपनी क्षति का आकलन जरूर करें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी क्या है, आज अमेरिका पे कोई देश क्यों सीधा जाकर के हमला नहीं कर देता, या रूस पर कोई देश सीधा आकर के हमला क्यों नहीं कर देता? क्योंकि वो शक्तिशाली हैं। सबको पता है कि अगर डायरेक्टली हम इसको जो है सो इस पे हमला किए तो ये तो हमको लपेट देगा। तो शक्ति के होने से क्या हुआ कि स्वतः शांति की स्थापना हो गई, कोई दूसरा परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। जिस सांप में विष नहीं होता है, बच्चा भी जाकर के उसको पत्थर मारना शुरू कर देता है। लेकिन जो विषैले सांप होते हैं, आप देखेंगे कि लोग उस पे लाठी भी चलाने का प्रयास करते हैं, तो अपना बचाव करके भाग भाग के, कि कहीं पलट के मार दिया तो एक बार में निपटा देगा। आपने गांव में देखा होगा कि जब सांप को मारते हैं तो कैसे भाग भाग के बच बच के करते हैं, है कि नहीं? तो शांति की स्थापना के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। अब इसका दूसरा उदाहरण आपको कहां मिलता है? तो राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें, तो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपने क्या देखा कि दोनों ही स्थिति ने तबाही लाने का प्रयास किया। लेकिन सर, रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अशांति तो ये भी हुई ना। मैंने आपसे क्या कहा
कि यदि आप शक्तिशाली हैं और आपने सामने वाले को दंडित किया, तो वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। और यदि आप शक्तिशाली हैं, सामने वाले को माफ कर दिया, तो आप क्या कहलाएंगे? महान कहलाएंगे। शांति तब होगी ना जब दोनों की शक्ति समान हो। तो सबके पास यदि शक्ति है तो सबके पास जीरो है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन करता तो इसको जो है सो एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता, हमेशा खतरा बना रहता। तो पहले ही खतरे को निपटा देना, ये भी तो शांति की स्थापना का एक कदम है। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा-थोड़ा आप लोग सोचने लगे हैं। जैसे भारत पाक, जिसमें भारत महान है क्योंकि हमेशा पाक को माफ कर देता है। सही बात है। 65 में भी माफ कर दिया, 47 में भी माफ कर दिया, 99 में भी माफ कर दिया, 71 में भी माफ कर दिया। ठीक है। चीन के पास शक्ति है, बिल्कुल है। ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने कितना व्यापक जो है सो विनाश मचाया था। कोई युद्ध 4 साल और 5-5 साल तक अगर युद्ध चल रहा है, तो उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, कैसा अशांति का माहौल होगा। तो उसी अशांति से निपटने के लिए क्या किया गया कि एक संगठन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र नाम से। और संयुक्त राष्ट्र की जब बना, उसकी स्थापना के बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अब वैसा विश्व युद्ध टाइप की स्थिति अभी तक नहीं देखने को मिली है। लगभग 70 साल के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन वैसा व्यापक युद्ध जिसमें बहुत सारे देश एक दूसरे के खिलाफ शामिल हों, ऐसी स्थिति अभी देखने को नहीं मिली है। तो ये एक उदाहरण हो सकता है हमारे लिए। एक चीज बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं सभी लोगों के चैट का ही जवाब देता रहूं? युद्ध का माहौल नहीं बनता, अब इसका मैं क्या रिप्लाई करूं? प्राची, ये बताइए। शांति तो माफ करके भी होती है। माफ करके होती है तब ना जब सामने वाला अपनी गलती स्वीकार करे। माफ किसको किया जाता है? उसी को माफ करेंगे ना जिसको अपनी गलती का आभास हो, तब शांति की स्थापना होती है। उद्दंड व्यक्ति को यदि माफ कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो पलट करके दोबारा हमला करने का प्रयास करेगा, तो अशांति तो फिर भी बनी रही। तो ये जो इस तरह की बातें मत लिखा कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सब मैं प्रश्न सबके देखता हूं, जिसके भी प्रासंगिक लगते हैं, जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, तो मैं जरूर देता हूं, चाहे उसके लिए मुझे टॉपिक को बीच में क्यों ना रोकना पड़े। और जो आवश्यक नहीं लगता है, जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं समझ में आती है, तो उसको मैं केवल इग्नोर करता हूं। मेरा आप में से किसी से, ठीक है, ना कोई दोस्ती है, ना किसी से कोई मतलब, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से भय। तो किसी के साथ जब मेरा मैं तो किसी बस इन नामों को छोड़ करके मैं किसी को जानता हूं, या आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो ये भी, ये भावना अपने मन में कि मुझे इग्नोर किया जाता है, ये अपने आप में गलत है। इग्नोर कब किया जाता है? जब मानिए कि मैं आपको जानता हूं और जानबूझ के सोच समझ के कि नहीं, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, तो इसके सवाल का जवाब देना है, इसको नहीं देना है। क्या ऐसा किया जाना संभव है ऑनलाइन क्लास में? एक चीज बताइए, चैट से किसी का व्यक्तित्व कितना पता चल सकता है? तो कैसे मैं कह सकता हूं कि मैं आपको जान गया हूं? एक सामान्य परिचय है हमारे आपके बीच का कि आप विद्यार्थी हैं, मेरा दायित्व है आपको सिखाना, और आप आए हैं मुझसे सीखने। तो जहां तक इस सामान्य परिचय है, उद्देश्यों को लेकर के, इस माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
आप लोग आईएएस बन जाएँगे, उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद हमारे क्या होंगे, व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। ठीक है? तो शक्ति का मूल रूप क्या है? शक्ति का मूल रूप है सामर्थ्य। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति का अर्थ क्या है कि आप में ये क्षमता हो कि आप किसी भी परिस्थिति को टैकल कर सकें। आपके पास कई सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि बातचीत के माध्यम से कुछ ऐसे वाक्पटु लोग हुए हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े युद्धों को बातचीत के माध्यम से सुलटा लिया है। आपने तेनालीराम की कहानियाँ सुनी होगी। कहानियों में ही हमने ऐसा देखा है। तो तेनालीराम की कहानियाँ सुनी है। हमने किसकी कहानियाँ, बीरबल की कहानियाँ सुनी है। तो ऐसी कहानियाँ जो हमने सुनी है, सर चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना क्यों बोलने लगा है? तो ये तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ के समझ में आएगा ना। इसको मैं नीति शास्त्र या इससे मैं कैसे पढ़ाऊँगा, ये बताइए? इसका नीति शास्त्र से कोई संबंध है तो मुझे बता दीजिए। हर विषय का अपना क्षेत्राधिकार है, अपना दायरा है। अगर यहाँ पे मैं इन सब बातों की चर्चा करने लगूँगा, तो पूरा डिटेल में मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में जाना पड़ेगा, तो मेरा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? क्या आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शिक्षक नीति शास्त्र पढ़ाएँगे या फिर आपको इससे पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ाएँगे। तो प्रत्येक विषय का जो अपना दायरा है, अपनी मर्यादा है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। जहाँ जो उदाहरण के लिए प्रासंगिक है, उसकी चर्चा ज़रूर करते हैं हम। ठीक है? आज वेबिनार भी है आईआर का, अच्छी बात है, तो फिर आप एन्जॉय कीजिए उस क्लास को, उस क्लास में पूछिएगा, जवाब मिलना चाहिए आपको, ठीक है? सर आजकल ऑनलाइन मैरिज ऐप आ गया है, रिश्ते तो ऑनलाइन भी ऑनलाइन शादी कर सकते हैं क्या? आप ऑनलाइन लोगों की एक सामान्य परिचय होता है, फिर एक-दूसरे से मिलते हैं, दोनों के परिवार के बारे में जानते हैं, तब संबंध बनता है, ठीक है? तो इसी बात को लिखने से पहले अगर थोड़ी गहराई में आपने उसको सुना सोचा होता, ठीक है? आजकल ऑनलाइन शादी होती है, कहीं नहीं होती है। दुनिया के किसी कानून में ऑनलाइन शादी को मान्यता नहीं दी है, तो ये शादी नहीं है, ठीक है? शादी के लिए हिंदू धर्म में रिचुअल्स का होना अनिवार्य है, सप्तपदी का होना अनिवार्य है। 7 फेरे जो हैं, वो जब तक नहीं होंगे, तब तक शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो ऑनलाइन कैसे हो सकता है? ऑनलाइन संबंध नहीं होते हैं। ऑनलाइन वाले जो दोस्त होते हैं, वो उसी तरह होते हैं, जैसे खाना दूर से देखना। उससे पेट नहीं भर सकता। सीमा हैदर की शादी ऑनलाइन हुई है। हे प्रभु जगन्नाथ! कहाँ हैं आप लोग? ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, तो आप लोग इस निबंध का एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कीजिएगा। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि धर्म व्यक्तिगत होता है जबकि नैतिकता सार्वभौमिक। ये भी एक दार्शनिक टॉपिक है, ठीक है? आज आप लोगों का वेबिनार है, तो 5 मिनट पहले मैं क्लास को जो है सो रैप अप कर रहा हूँ, ठीक है? सर फिर आपसे जुड़ाव हो गया है। देखिए, व्यक्ति जुड़ाव नहीं महसूस कर सकता, प्रभावित हो सकता है ऑनलाइन, ठीक है? मानिए कि कई बार आप व्यक्ति को नहीं जानते, उसका कुछ लेख पढ़ते हैं, तो लेख पढ़ के आपको लगता है कि कितना स्कॉलर आदमी है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम से मैं कभी नहीं मिला शायद, और अब जीवन में उनसे मुलाकात हो भी नहीं सकती, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते-जानते मेरा क्या है कि उनसे एक मतलब प्रभावित हो रहा हूँ मैं उनके जीवन से। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे उनके साथ संबंध है, मैं उनको जानता हूँ, ये कहना गलत होगा। ठीक है? तो एक-दूसरे से पहचान हो सकता है, सामान्य परिचय हो सकता है, आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन संबंध विकसित तभी होंगे जब आप व्यक्तिगत रूप से एक-दूसरे को जानने लगें। ठीक है? ये भी दार्शनिक रूप दर्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है? भर-भर के एग्जाम्पल दे सकते हैं फिलोसॉफिकल एस्से में। एग्जाम्पल से ही तो स्पष्ट करेंगे, वरना बताएँगे कैसे?
भावना को उदाहरण के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नज़रिए को उदाहरण के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नज़रिया अमूर्त है, उसको कैसे दिखा देंगे किसी को? तो उदाहरण के माध्यम से ही दिखाने का प्रयास करेंगे ना, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से 2 मिनट फ्रेश होकर के और जॉइन कर लीजिए इसको, क्या नाम है? वेबिनार को, ठीक है? शक्ति का जिस चीज़ से आप में किसी भी परिस्थिति को टैकल करने की क्षमता आ जाए, वही शक्ति है। वो ज्ञान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो पावर हो सकता है, ठीक है? वो हथियार हो सकते हैं, क्लियर है? चलिए, रिफ्रेश कैसे करें? बंद करके दोबारा चालू कर लीजिए, ठीक है? चलिए, दिस इज़ एंड ऑफ क्लास। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल हम लोग पुनः हमारी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? शुभ रात्रि।